हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 5 राइट्स ये डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। राइट्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स आ रहे हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। जैसे मान लो अगर राइट्स का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ही ले लूँ तो उसमें से भी 2019 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो इस ऐसे ही सब पार्ट्स हैं राइट्स के और जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर साल इस पूरी यूनिट में से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब राइट्स में कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और क्या नेचर है, क्या लिमिटेशंस है राइट्स के, डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एज ट्रम्प्स। तो डॉर्किन का ये पूरा कंसेप्ट है राइट्स एज ट्रम्प्स, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स कि जिसमें नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेचुरल राइट्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ थिंकर्स हैं नेचुरल राइट्स में जिनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे जेरेमी बेंथम हो गए, ह्यूमन राइट्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके अलग अलग थिंकर्स हैं। अप्रोच के बारे में पूछ लिया, 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पूछ लिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी, तो उसकी बात हो रही है। ऑल्दो लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। फिर लिबर्टी पर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये लिबर्टी का एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लिबर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इस पे लेटेस्ट क्वेश्चन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 2019 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग एज इट इज डिस्कस करेंगे और हर साल ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा करके जाना है या इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। खाली ये नोट्स कर जाओ, वो काफ़ी होते हैं। फिर अलग अलग थिंकर्स ने भी लिबर्टी पे बात की है, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे बार्कर के ऊपर पूछ लिया, अगेन जेएस मिल पर पूछ लिया, लॉक पर पूछ लिया, लास्की पर पूछ लिया, इस तरीके से। फिर इक्वालिटी एक सब टॉपिक है इसी यूनिट के अंडर। इक्वालिटी में से भी 2012 में जैसे क्वेश्चन पूछा है, 2010 में पूछा है, इनफैक्ट 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, जो आपका 2020 में पूछा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से आपसे पूछा है। तो 2012 में जो पूछा था, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। फिर 2020 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उठा के एक बार क्वेश्चन का पूरा देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और सभी क्वेश्चन इन नोट्स में प्रॉपरली आंसर हो रहे हैं। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन उठाने हैं, आंसर्स उठाने हैं, इनके रटने हैं और जाकर लिखाने हैं। फिर इसमें व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जॉन रॉल का जो थ्योरी है, इसको आप जस्टिस में भी इंक्लूड कर सकते हो, सिंस हमने वहाँ पर भी पढ़ा था ये। फिर फेमिनिज्म, इसमें एक सब टॉपिक आता है जिसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसमें भी 2019 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिबरल फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म के बीच का डिफरेंस। तो इसमें हम लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, रैडिकल फेमिनिज्म, ये 3 पढ़ेंगे। और लिबरल और सोशलिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, लिबरल रैडिकल के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, लिबरल रैडिकल 2 बार पूछ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसी वजह से, सिंस इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसी वजह से ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और थोड़ी सी बड़ी यूनिट ज़रूर है ये, बट इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी जैसे आप स्किप कर सकते हो वो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ लेक्चर में साथ साथ, कि जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, सिंस इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो ये आप लास्ट के लिए रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ राइट में लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन उसमें से आते ही नहीं हैं, तो इसलिए उसको आप एंड के लिए रख सकते हो, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑलराइट, ऑल्सो PSIR कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे, ऑप्शनल क्लासरूम कोर्सेज में आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स मिल जाएगा। तो ये जितने भी लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये PSIR ऑप्शनल कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप 2021, 22, 23 तीनों साल के लिए एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक और लेट्स डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एज ट्रम्प्स। 2019 का क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
तो राइट्स सबसे पहले तो होते क्या हैं? तो राइट्स एक ऐसे एंटाइटलमेंट्स है कि आप कौन से एक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, कौन से एक्शंस आपको परफॉर्म नहीं करने, कौन से स्टेट्स में आप जा सकते हो, रह सकते हो, कौन से एक्शंस परफॉर्म करने का राइट आपको दिया जा रहा है। तो ये सब के एंटाइटल आप कर रहे हो किसी और को कि आप ये एक्शंस परफॉर्म कर सकें या इन स्टेट्स में जा सकें। और साथ में तो ये होते हैं राइट्स। बेसिकली राइट्स जो है कि वो अभी जितने भी एक्शंस चल रहे हैं आपके, कौन से इंस्टीट्यूशंस जस्ट हैं, जो भी लेजिटिमेट हैं, ये चीज़ें कौन डोमिनेट करता है? राइट्स डोमिनेट करती है इन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग्स को, कि कौन से एक्शंस जो हैं वो अलाउ किए जा सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस लेजिटिमेट हैं, जस्ट है। तो राइट्स जो है वो गवर्नमेंट की फॉर्म को स्ट्रक्चर करते हैं कि जो भी आपके लॉज है उनको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो लॉज का कंटेंट है। फिर मोरालिटी को भी शेप करता है राइट्स। तो आजकल ये बोला जाता है कि मोरालिटी को राइट्स शेप करता है, क्योंकि कुछ राइट्स होते हैं जो आप, जैसे आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपसे कोई ले नहीं सकता, तो वो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से भी वो राइट्स होने ज़रूरी हैं आपके लिए। तो आप ये कह सकते हो कि मोरालिटी को भी शेप करता है राइट्स। फिर अब आपको कोई भी सेट ऑफ राइट्स को अगर एक्सेप्ट करना है तो आपको फ्रीडम और अथॉरिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्रीडम और अथॉरिटी का अप्रूव कर रहे हो कि ठीक है, आपने अगर एक सेट ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को ये फ्रीडम और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप एक सर्टन व्यू को एंडोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें कौन सा व्यू चल के आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये व्यू यहाँ पर चलता आ रहा है, तो इसको आपको राइट्स कहते हैं कि ये अगर आप सेट ऑफ राइट्स एक्सेप्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब जो राइट्स का कंसेप्ट है या फिर ह्यूमन राइट्स का भी कंसेप्ट है, वो कहाँ से निकल के आता है? प्रोटेस्ट से। प्रोटेस्ट कौन सा? अगर आपको कोई ओप्रेस कर रहा है, आप क्या कहोगे वहाँ पर कि भाई ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक वर्क प्लेस है कोई भी, ठीक है, ये आपका वर्क प्लेस है, ऑफिस प्लेस है, यहाँ पर अगर पर्सन ए पर्सन बी को हरास करता है, ठीक है, यहाँ पर हरासमेंट हो रही है, ठीक है, पर्सन ए के द्वारा बी को, तो बी क्या कर रहा है? वो विक्टिम है, वो सफ़र कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ए क्या कर रहा है कि ए को कोई परवाह नहीं है क्योंकि कोई भी इस तरीके की ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। बट जब ये ऑपरेशन होता जा रहा है बी का, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा ऐसा हरासमेंट हो रहा है, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, अब ए पार्ट ने गलत तो किया है पर्सन ए ने, तो इनको क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स में आ जाएगा ये पूरा केस कि ह्यूमन राइट्स नाम की भी चीज़ बनानी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स इसी चीज़ में आ जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, वो कहाँ से निकल के आता है? जब भी ओप्रेशन होता है किसी का, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओप्रेशन में से निकल के आता है। और स्पेशली कौन ओप्रेस करता है? जितनी भी सोसाइटी के जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो दूसरी ग्रुप को ओप्रेस करते हैं। तो राइट्स किस लिए दिए जाते हैं किसी को भी? ताकि एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन हो सके, उसको सेफगार्ड किया जा सके। जितना भी रूलिंग क्लास के पास जो पावर आ गई है, तो पावर का मिसयूज़ ना कर पाए रूलिंग क्लास, इररिस्पॉन्सिबली उस पावर को यूज़ ना करे, या आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर ना हो रूलिंग क्लास के द्वारा। इसी चीज़ के लिए राइट्स लाए जाते हैं कि इंडिविजुअल को इन सब चीज़ों से सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं राइट्स एज ट्रम्प्स की। तो जब भी हम राइट्स इन टेकिंग राइट्स सीरियसली, तो ये जो वर्क है रोनाल्ड डॉर्किन का, तो रोनाल्ड डॉर्किन, देखो यहाँ पर आपको इनको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी थ्योरी जब आप पढ़ते हो ना, तो उस थ्योरी के कोई ना कोई बहुत फेमस प्रोपोनेंट ज़रूर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट ज़रूर रहे होते हैं। तो उन एक्सपोनेंट्स को याद रखना ज़रूरी है कि मतलब एक बहुत फेमस कोई पर्सन ज़रूर होंगे हर एक टॉपिक में। जैसे जस्टिस है, जस्टिस में जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसीलिए जॉन रॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही राइट्स की हम बात करते हैं, तो राइट्स एज टर्म्स में रोनाल्ड डॉर्किन की थ्योरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसीलिए इन पर क्वेश्चन बनता है। तो हर एक टॉपिक पर जो भी फेमस थिंकर है ना, उनको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो इन टेकिंग राइट्स सीरियसली में रोनाल्ड डॉर्किन क्या कहते हैं? वो आइडिया ऑफ राइट्स को ट्रम्प्स की तरह डेवलप करते हैं।
ठीक है। तो उनका मेन आइडिया क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मॉरल राइट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। उनके हिसाब से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मॉरल राइट्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका राइट ऑफ फ्री स्पीच हो गया, ये ऐसे राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग खड़े हो सके अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत एक्शन लेती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारा लीगल सिस्टम जो है इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेट ऑफ राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए हमें भी एम्पावर कर देते हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मान लो गवर्नमेंट है, उसने अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिए तो क्या हो जाएगा इसमें? ये तो गलत बात हो जाएगी ना, अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स ही छीन ले तो गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसी चीज़ कर सकती है जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स आपके रिपील कर दे। चाहे गवर्नमेंट को ये लगे कि मान लो मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इन फंडामेंटल राइट्स के बिना ही बेटर करेंगे। अगर ये फंडामेंटल राइट्स मेजॉरिटी के पास ना हो तो सिचुएशन वुड बी, द वर्ल्ड वुड बी बेटर। चाहे यही एक पॉइंट क्यों ना हो, फिर भी गवर्नमेंट अगर फिर भी आपके फंडामेंटल राइट्स लेती है तो वो गलत कर देगी। तो इसीलिए कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी होते हैं इंडिविजुअल्स के जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये कम्युनिटी के साथ भी बहुत गलत हो जाएगा अगर वो इंटरेस्ट सैक्रिफाइस हो जाते हैं ओवरऑल बेनिफिट के लिए भी, कि सभी के बेनिफिट के लिए भी अगर वो इंटरेस्ट सैक्रिफाइस हो जाते हैं तो वो भी गलत माना जाता है। तो ऐसे इंटरेस्ट इंडिविजुअल के वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल होते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, तो वो इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस तरीके के राइट को क्या कहते हैं? ट्रम्प ओवर द काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ट्रम्प कहा जाता है ऐसे राइट को। तो जो मॉरल इंट्यूशन है इस पूरे आइडिया के पीछे वो ये क्या है कि कुछ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनको आप डिसरिगार्ड कर ही नहीं सकते। चाहे मेजॉरिटी अग्री भी कर जाए कि हाँ हम लोग इन राइट्स के बिना खुश हैं, ये राइट्स के बिना रहने में हमारा फ़ायदा है, चाहे मेजॉरिटी ये क्यों ना कह दे, फिर भी कुछ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं आप उनको हटा ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये आप इन अ सेंस आप ये भी कह सकते हो इसको कि एक प्रायोरिटी ऑफ द राइट ओवर द गुड, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी ये आप यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हो, प्रायोरिटी ऑफ द राइट ओवर द गुड, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो आप। ये सिचुएशन आ जाती है कुछ इन केस ऑफ सम इंडिविजुअल liberties, because some individual liberties are so important that you cannot just take away these liberties or rights. All right. अब क्या है कि जो नोशन है फंडामेंटल राइट्स एज ट्रम्प्स का, तो ये इंडिकेट करता है कि राइट्स सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटर के हाथ में नहीं है सारे राइट्स, ठीक है, कि पूरा मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटर को आपने सारा पावर दे दिया, वो चीज़ नहीं है। अब इन टेकिंग राइट सीरियसली, इसमें डॉर्किन जो है वो ये मेंशन करते हैं कि सिर्फ 3 तरीके के ग्राउंड्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली यूज़ किए जाते हैं जब आप एक पर्टिकुलर राइट की डेफिनेशन को लिमिट करते हो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल ये भी कह सकती है, जैसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूँ, गवर्नमेंट आपसे ये कह सकती है कि जो वैल्यूज़ हैं जो कि ओरिजिनल राइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो पूरी तरीके से स्टेक पे नहीं होती, ठीक है। और अगर स्टेक पे होती भी हैं तो एक एटीन्यूएटेड फॉर्म में स्टेक पर होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई कि अगर एक राइट को इतने ही अच्छे से डिफाइन किया गया है तो इसमें जो सोसाइटी के ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है उसकी तो वो इंक्रीमेंटल नहीं होगी, ओरिजिनल राइट को प्रोवाइड करते हुए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी है उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा होगी कि आप जो भी आपकी डिग्निटी या इक्वालिटी पर असॉल्ट किया है उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की गई है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर आपके एक थिंकर हैं, जैसे अगर मैं आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, एक थिंकर हैं आपके जर्गन हैबरमास, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि चाहे ये भी रीज़नेबल हो जाए
कि हम ह्यूमन डिग्निटी को बचा के रखेंगे और ह्यूमन डिग्निटी प्रिवेल करती है राइट्स में, राइट्स के केस में, राइट्स के अगेंस्ट, तो ह्यूमन डिग्निटी इज़ ग्रेटर देन राइट्स, चाहे हम यही क्यों ना कह दें। पर ये जो प्रेवलेंस है ना, इस तरीके की जो प्रेवलेंस है, इट इज़ ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। ये प्रेवलेंस भी एब्सोल्यूट नहीं है कि ह्यूमन डिग्निटी ही प्रिवेल कर रही है ओवर राइट्स, क्योंकि ऐसी कोई कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पर ये सिचुएशन में ह्यूमन डिग्निटी प्रिवेल नहीं करती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो ये कहा जाता है। अब यहाँ पर क्रिटिक्स कैसे कहते हैं कि ट्रम्प्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होती है। क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या ह्यूमन राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। इनफैक्ट हर एक ट्रम्प भी एस ऑफ ट्रम्प्स नहीं होता, मतलब कि जिसको आप बिल्कुल, जिसके ऊपर कुछ आता ही नहीं है, या जिसको आप सरपास ही नहीं कर सकते, या जिसको कोई कुछ भी चीज़ डोमिनेट नहीं कर सकती, या जिसको हटाया नहीं जा सकता, कोई भी ऐसा ट्रम्प एस ऑफ ट्रम्प्स नहीं होता है। तो डॉर्किन की जो थ्योरी ऑफ राइट्स है एज ट्रम्प्स, ये फ्लॉड है, क्योंकि ये अज्यूम करती है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो नीट एंड क्लियर कंसेप्ट्स हैं और वो कभी भी कोलाइड नहीं कर सकते, ना उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रही है यहाँ पर, इसी वजह से डॉर्किन की जो थ्योरी ऑफ राइट्स एज ट्रम्प्स है वो फ्लॉड मानी जाती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इतने नीट एंड क्लियर हो ही नहीं सकते, ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट ही ना करें, कभी कोलाइड ही ना करें, वो चीज़ नहीं हो सकती। क्रिटिक्स का ये मानना है। अब ट्रम्प्स एज राइट्स, एक स्ट्रॉन्ग सेंस में इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब भी हम ट्रम्प्स की बात करते हैं, क्या होता है, ट्रम्प्स ऐसे राइट्स हैं जो कि आपके कुछ भी फंडामेंटल या कुछ ऐसे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, के जिससे जो गवर्नमेंट भी हटा नहीं सकती, रिपील नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं जो कि अगर आपका चाहे कलेक्टिव गुड भी आ जाए, तब भी गवर्नमेंट आपके वो राइट्स नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल और इंडिविजुअल राइट्स होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ना कि सोशल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए होते हैं। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि चाहे आपकी एक सर्टेन प्रायोरिटी इन राइट्स के फेवर में इस्टेब्लिश हो जाती है तब भी, और गवर्नमेंट भी आपके जैसे ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको डिफ़ाइन भी कर देती है एज फंडामेंटल, कि इन राइट्स को, मान लो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ राइट्स है, उनको गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, तो सोसाइटी को उसकी कलेक्टिव कॉस्ट को बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जिनको आप छीन नहीं सकते। चाहे आप ये भी कह दो कि नहीं हम इन राइट्स के बिना ही खुश हैं, नहीं, अगर कुछ ऐसे राइट्स हैं, ये आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं जिनको छीना नहीं जा सकता। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑन राइट्स एज ट्रम्प्स। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की, कुछ ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। आप पहले राइट्स को डिफाइन करोगे, क्या है राइट्स को ह्यूमन राइट्स की सेंस में आप पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद राइट्स एज ट्रम्प्स में जो रोनाल्ड डॉकिन का वर्क है उसके बारे में आप लिखोगे कि उन्होंने क्या कहा है, क्या उनके वो कहते हैं कि मॉरल राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट के बारे में कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनके अगेंस्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ कुछ इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिनको आप हटा नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी मॉरल राइट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और सभी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ कही गई है, तो उनके काम में ये सब चीज़ें की बात की गई है। चाहे मेजॉरिटी ये कह दे हम इनके बिना खुश हैं, फिर भी ये चीज़ नहीं होती। साथ में सभी राइट्स सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटर के हाथ में नहीं होते, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि ह्यूमन डिग्निटी हमेशा प्रिवेल नहीं करती अगेंस्ट राइट्स, ठीक है। और साथ में ऐसा नहीं है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि ओरिजिनल राइट के पास आती हैं वो हमेशा स्टेक पे रहती हैं, ऐसा नहीं है। और क्रिटिक्स इसमें क्या आर्ग्यू करते हैं कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ह्यूमन राइट एब्सोल्यूट नहीं होते। डॉर्किन की थ्योरी फ्लॉड है। क्यों फ्लॉड है? क्योंकि वो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहे हैं। ट्रम्प्स एज राइट्स इन अ स्ट्रॉन्ग सेंस क्या बात करता है? फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। कलेक्टिव गुड जो है वो प्रिवेल नहीं करता है अगेंस्ट इंडिविजुअल गुड। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो इतना ही है आपका राइट्स एज ट्रम्प। बहुत ही शॉर्ट आंसर बनेगा। मैक्सिमम अगर मैं अब बात करूँ इस पर क्या आ सकता है क्वेश्चन, 150 वर्ड का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ प्रिपेयर करके जा सकते हो। ऑल राइट,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स का डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, so that's all for today and thank you for watching the lecture.